फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल पे आ गए। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल में हमने पहली प्रॉपर्टी पढ़नी है कि इनकी स्टेट कैसी है ना, या फिर इनका ऑर्डर कैसा है, ये सब बातें जनरल बातें। जैसे जो लोअर मेंबर्स हैं, लोअर मेंबर्स का मतलब ये हुआ जिसमें एक कार्बन से लेके 5 कार्बन तक की बात चल रही है, लोअर मेंबर्स की। वोलेटाइल है, ठीक है, ऑल एल्कोहलिक स्मेल है, कलरफुलनेस है, बर्निंग टेस्ट है। देखो इसका क्या मतलब है, ये तो सब समझ में आ रहा होगा, बहुत कॉमन सी चीज है। एल्कोहलिक स्मेल का मतलब अल्कोहल की जो स्मेल होती है वैसी स्मेल है। वोलेटाइल है मतलब वेपराइज हो सकते हैं। कलरलेस मतलब कोई कलर नहीं है पर्टिकुलर। बर्निंग टेस्ट का मतलब होता है जो जीभ पर लगाने से जीभ जलने जैसा एहसास हो, ठीक है, वो बर्निंग टेस्ट होता है। हाइयर अल्कोहल की बात करें, जैसे 10 से 12 कार्बन, 8 से 12 कार्बन, उसमें टेस्टलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, कोई पर्टिकुलर स्मेल नहीं होगी, टेस्टलेस होगा। क्लियर है? आगे चलते हैं, इससे भी हाइयर मेंबर जाओगे ना, और हाइयर मेंबर जाओगे तो वो वैक्सी सॉलिड्स होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? वैक्सी सॉलिड्स होते हैं, वैक्स जैसे सॉलिड होंगे। फिर हम चलते हैं सॉल्युबिलिटी पे। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है बच्चों, ठीक है। सॉल्युबिलिटी का क्वेश्चन जब बनता है तो सॉल्युबिलिटी के बारे में पूछा जाएगा। और सॉल्युबिलिटी के बारे में अगर पढ़ना है तो लोअर मेंबर्स में देखो ये सॉल्युबलाइज रहेगा वाटर में। क्यों रहेगा? क्योंकि जो छोटा मॉलिक्यूल होता है उसमें OH ग्रुप जो है वो प्रोमिनेंट है, OH ग्रुप दिख रहा है। OH ग्रुप को ये मास्क नहीं कर पा रहा, कौन? अल्काइल ग्रुप। तो इस वजह से OH ग्रुप जो पोलर है वो पोलर के साथ इंटरेक्शन बना सकता है, मतलब वाटर के साथ इंटरेक्शन बना सकता है। और सॉल्युबल इन वाटर रहेगा लोअर मेंबर्स ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ H बॉन्डिंग। अल्कोहल के साथ ये क्या कर सकते हैं? H बॉन्डिंग कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये अल्कोहल ले लेता हूं बच्चों, ठीक है, और इधर मैं ले लेता हूं आपका वाटर, तो वाटर और ऑक्सीजन, वाटर के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किसका बच्चों? अल्कोहल का। इनके बीच में क्या बन सकता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बन गया ये? हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन जैसे जैसे मैं हाइयर मेंबर्स में जाता हूं, जैसे जैसे कार्बन बढ़ते जाते हैं, अल्काइल ग्रुप बढ़ता जाता है, तो जो अल्कोहल है उसमें अल्काइल ग्रुप क्या हो रहा है बच्चों? बड़ा होता जा रहा है। अल्काइल ग्रुप क्या होता जा रहा है? बड़ा होता जा रहा है। अल्काइल ग्रुप जैसे ही बड़ा होता है, इसका नॉन पोलर नेचर जो है वो इसके पोलर नेचर को मास्क कर लेता है। क्या कर लेता है? मास्क कर लेता है। इसका मतलब उसकी प्रॉपर्टीज को शो नहीं होने देता, जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी वाटर में क्या होती जाती है? डिक्रीज करती जाती है। क्या करती जाती है बच्चों? डिक्रीज करती जाती है। इसलिए ये इनसॉल्युबल इन क्या होते हैं बच्चों? वाटर होते हैं। लेकिन ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होने लगते हैं? फिर सॉल्युबलाइज होने लगते हैं। जैसे ईथर और बेंजीन जैसे सॉल्यूशन में क्या बनने लगेंगे बच्चों? सॉल्युबलाइज होने लगेंगे। अगर मैं सॉल्युबिलिटी की बात करूं तो अगेन वही 3 डिग्री में अल्काइल ग्रुप क्या है बच्चों? ज्यादा है। अल्काइल ग्रुप ज्यादा है तो अल्काइल ग्रुप चारों तरफ से मास्क करने की कोशिश करता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, सरफेस एरिया कम हो जाता है। सरफेस एरिया जितना कम रहेगा उतना ज्यादा मास्क कर लेगा। यहाँ सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो मास्किंग थोड़ी कम होती है। इस वजह से 3 डिग्री जो है वो ज्यादा सॉल्युबल है 2 डिग्री से और 1 डिग्री से, ठीक है। अब चलते हैं बच्चों बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में अगर हम ये देखें कि बच्चों मान लीजिए ROH है और ये अपने एक जैसे मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा हुआ है, एक ये तीसरे मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ है, जितनी फोर्स मेरे को इसको तोड़ने में लगानी पड़ेगी, जितनी एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी ज्यादा, उतना ही बॉइलिंग पॉइंट राइज होता चला जाएगा। ये बात तो समझ में आ गई। इसका मतलब स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ मॉलिक्यूल है, तो स्ट्रॉन्गर फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल है, तो मेरे को बॉइलिंग पॉइंट भी क्या करना पड़ेगा बच्चों? ज्यादा देना पड़ेगा। सिंपल सी बात। तो इन्होंने बस इतना ही समझाया कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो वेंडरवाल फोर्सेस पर डिपेंड करता है। वेंडरवाल फोर्सेस वो फोर्सेस हैं जो एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में लग रहे हैं। और वेंडरवाल फोर्सेस अगेन किस पर डिपेंड करती हैं बच्चों? सरफेस एरिया पर। किस पर? सरफेस एरिया। जितना मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया बढ़ेगा उसकी वेंडरवाल फोर्सेस भी उतनी ज्यादा बढ़ जाएंगी। और अगर सरफेस एरिया बढ़ा, वेंडरवाल फोर्सेस बढ़ी, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। अगर मैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री की बात करूं तो 3 डिग्री के पास सरफेस एरिया क्या है बच्चों? कम है। 1 डिग्री के पास सरफेस एरिया क्या है बच्चों? ज्यादा है। तो सरफेस एरिया जिसका ज्यादा है उसकी बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा है। तो अगर मैं ब्रांचिंग की बात करूं तो ब्रांचिंग करते ही बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है बच्चों? ब्रांचिंग बढ़ती है, बॉइलिंग पॉइंट घटता है। क्लियर है? तो 3rd डिग्री में ब्रांचिंग ज्यादा होती है तो 3rd डिग्री में कम बॉइलिंग पॉइंट और 1 डिग्री में ज्यादा। अगर डायरेक्टली समझना है तो भाई ऑर्डर याद कर लेना, बस सिंपल, ठीक है। ब्रांचिंग और बॉइलिंग पॉइंट का रिलेशन याद कर लेना और ऑर्डर याद कर लेना। तो यहाँ पे आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी खत्म होती है किसकी? अल्कोहल की। ठीक है, डन। देखो बच्चों अब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल में मैंने कल आपको समझाया था कि अगर कोई भी अल्कोहल है वो कुछ इस तरीके से दिख सकती है ना, वो कुछ ऐसे दिख सकती है। तो इसमें बेसिकली हम पहले तो एक बॉन्ड क्लीवेज पढ़ते हैं, वो होती है ROH क्लीवेज। ठीक है, ये वाला क्लीवेज, ये बात समझाई थी।
अगर मैं O और H के बीच का बॉन्ड तोड़ दूं, यानी OH क्लीवेज कर दूं, तो मेरे पास कुछ केमिकल रिएक्शंस हो सकती हैं, है ना। OH का बॉन्ड तोड़ने से हमें यहाँ पर अल्कोहल का एसिडिक कैरेक्टर पता चलता है। क्या पता चलता है बच्चों? एसिडिक कैरेक्टर। अगर मैं ROH को ब्रेक करूं तो ये कुछ ऐसे ब्रेक होगा, RO माइनस और H प्लस। ये दिखाई दे गया, RO माइनस एंड H प्लस। H प्लस निकाल दूंगा और दूसरा कोई इलेक्ट्रोफाइल डाल दूंगा, ऐसा हो सकता है। दूसरा सेकंड क्लीवेज ये हो सकता है कि बच्चों ROH के केस में ये वाला बॉन्ड क्लीव हो जाए। कौन सा बॉन्ड? ये वाला। जैसे फॉर एग्जांपल CH3OH है, उसमें ये वाला बॉन्ड क्लीव हो गया, यानी कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड क्या हो गया बच्चों? टूट गया। कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटता है तो हमें CH3 प्लस का और OH पूरा किसका मिलेगा? माइनस का मिलेगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ, ठीक है। इसके बाद चलते हैं बच्चों, या तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ये वाला बॉन्ड भी टूट जाए और ये वाला बॉन्ड भी टूट जाए, मतलब कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड भी टूटे और ऑक्सीजन और H का बॉन्ड भी टूटे। ये होता है बोथ बॉन्ड कैन क्लीव, बोथ बॉन्ड कैन क्लीव। तो हमें ना तीनों से होने वाली रिएक्शंस को पढ़ना है, ठीक है। तीनों से होने वाली रिएक्शंस को पढ़ना है, एक एक करके कैटेगरी वाइज मैं आपको रिएक्शंस बता दूंगा। इससे होगा क्या, कैटेगरी वाइज जब रिएक्शंस याद होंगी तो मुझे ये पता होगा मेरे को कौन सा बॉन्ड तोड़ना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल डिहाइड्रेशन में कौन सा बॉन्ड तोड़ना है, डिहाइड्रेशन के बाद डिहाइड्रोजनेशन में मेरे को कौन सा बॉन्ड तोड़ना है, ठीक है। तो आपको ये पता होगा कि कौन सी रिएक्शन में कौन सा बॉन्ड तोड़ना है। क्लियर है? चलो ये लिख लो, फिर इसके बाद चलते हैं अगले पे। अच्छा ये तो मैंने आई थिंक कल लिखवा दिया था ना। चलो इसके आगे चलते हैं। सबसे पहला बॉन्ड क्लीवेज हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले बॉन्ड क्लीवेज हम पढ़ेंगे बच्चों O और H की, ठीक है। पहली रिएक्शन बच्चों आपके पास है, अगर मैं रिएक्शन कर दूं किसी मेटल से, रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल, और इसमें हम O और H का बॉन्ड तोड़ेंगे, ठीक है। यहां से मान लो मैंने इथेनॉल ले ली और सोडियम से रिएक्ट कराया, बच्चों O और H का बॉन्ड टूटेगा तो ये पूरा का पूरा हिस्सा O के साथ नेगेटिव में दिखेगा। अब O के साथ नेगेटिव में दिखा तो Na+ आ गया। अब ये बन गया सॉल्ट। क्या बन गया बच्चों? सॉल्ट, सोडियम का सॉल्ट, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई। सेम टू सेम काम मैंने यहां करा। यहाँ पे बस इतना फर्क है, एल्युमिनियम की वैलेंसी क्या होती है? 3, यानी Al+3 होता है और ये एक माइनस में था, तो एल्युमिनियम का +3 यहाँ आ गया, क्रिस क्रॉस वैलेंसी, और माइनस का 1 यहाँ चला गया, तो ये बन गया कंपाउंड, सॉल्ट बन गया, और ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई, ठीक है। एस्टरिफिकेशन एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपको याद रखनी है। इसमें फॉर्मेशन ऑफ एस्टर करते हैं। किससे करते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल से करते हैं। अल्कोहल यहाँ पे H+ देता है और कार्बोक्सिलिक एसिड OH- देता है। अगर H+ और OH- हमें दो कंपाउंड से मिलते हैं तो हमें यहाँ पर क्या करना है बच्चों? वाटर को एलिमिनेट करना है। वाटर एलिमिनेट करते ही हमारे पास जो बचा हुआ कंपाउंड होगा वो एस्टर जैसा दिखेगा। देखो फॉर एग्जांपल मैंने इसको हटा दिया, क्या बचेगा? CH3CO। मैंने यहां से H हटा दिया, क्या बचेगा? CH3O। दोनों को जोड़ दो, CH3 CH2CO और OCH3 जोड़ दिया, एस्टर बन गया। कोई दिक्कत? अब भाई पॉज कर देते, ठीक है। अभी आप सभी ने एस्टरिफिकेशन सीख लिया, अभी सभी आपने एस्टरिफिकेशन सीख लिया सभी ने। एस्टरिफिकेशन एक तरीके से सीखा है। अभी किससे सीखा है? अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड। जल्दी बोलो, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहले ये समझो बच्चों, अगर मान लो मैंने ये कंपाउंड लिया, इसको बोलो क्या बोलता हूं मैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। RCOOH ले लूं और यहां पर भी एक सेम ही ले लो, मान लो मैं ऐसे ले लूं बच्चों, यहां से OH निकाल दो और यहां से क्या निकाल दो? H। तो ये बनेगा ऐसे RC+O, और फिर यहां से ये सिंगल बॉन्ड का O आ गया, और फिर CO आ गया, और फिर R आ गया। देखना जरा, क्या ये बात समझ में आई? मैंने क्या करा बच्चों? एलिमिनेशन ऑफ वाटर। मेरे पास ये कंपाउंड बना, इस कंपाउंड को जरा ध्यान से देखना, ये ऐसा लग रहा है RCO, एक सिंगल बॉन्ड के साथ RCO, देखो दिख गया ऐसे। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं बच्चों, देखना RC+O, और इसका ट्वाइस, और ये किससे जुड़ा है? O से। क्या ये बात समझ में आ गई? अच्छा, इसको मैं एग्जांपल के रूप में ऐसे लिख सकता हूं, देखो CH3CO2O। देखना जरा, समझ में आ गया? इसका मतलब जब मैं दो एसिड लेता हूं और दो एसिड में से पानी निकाल लेता हूं, दो एसिड लेता हूं, दोनों एसिड में से क्या निकाल लेता हूं? पानी, तो क्या बनता है? एसिड
एनहाइड्राइड। क्या बनता है? एसिड एनहाइड्राइड। बताओ, सिंपल है कि नहीं है? क्या बना? एसिड एनहाइड्राइड। ये एक एग्जांपल है किसका बच्चों? एसिड एनहाइड्राइड का। अगर एसिड एनहाइड्राइड में ऐसे लिख दूं तो उसे ऐसे बना सकते हो। करना क्या है? बस आर की जगह CH3 बस। सिंपल है कि नहीं है? अब देखो क्या होता है जब मैं एस्टरिफिकेशन पढ़ाता हूं आपको, तो एस्टरिफिकेशन में एक एग्जांपल इसका भी है। जैसे मान लो CH3CO होल ट्वाइस O, और मेरे पास एक है बच्चों एल्कोहल। क्या है बच्चों? एल्कोहल। एल्कोहल मैंने ले ली CH3OH या CH3CH2OH ले लो, CH2OH। इसकी हम एसिडिक मीडियम में क्या करेंगे बच्चों? एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन में क्या होता है? जल्दी बोलो। एस्टरिफिकेशन में क्या होता है? एसिड अपना H दे देता है, एसिड अपना H दे देता है। अब देखना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखना जरा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। और एल्कोहल को मैं कैसे लिख सकता हूं बच्चों? ऐसे, ऐसे और ऐसे और ऐसे। देखो जरा, क्लियर है? जब ये बॉन्ड टूटेगा, इस पर प्लस आएगा, इस पर क्या आएगा? माइनस। कोई दिक्कत है यहाँ पे? एक बात यहां से समझो, यहां से तो मैं H ले सकता हूं, यहां से कहीं से OH ले सकता हूं इकट्ठा? नहीं ले सकता ना। तो मैं वाटर तो एलिमिनेट नहीं करा सकता, तो मेरे को क्या एलिमिनेट कराना पड़ेगा बच्चों? मेरे को यहां से ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। कौन सा बॉन्ड? ये वाला बॉन्ड। चाहे ये वाला तोड़ो चाहे ये वाला, बात सेम ही है। इस पर आ जाएगा माइनस और इस पर आ जाएगा क्या? प्लस। आएगा नहीं आएगा? अब देखो, ये पूरा माइनस, ये पूरा प्लस, जोड़ दूं? इसको जोड़ देते हैं। देखो CH3 C डबल बॉन्ड O, ये वाला हिस्सा क्लियर, और ये माइनस का हिस्सा उठा लो, O CH2 CH3। ये देखो जरा क्या बन गया भाई? एस्टर। तो एस्टरिफिकेशन हो गई। लेकिन ये जो बचा हुआ पार्ट है, ये देखो बचा हुआ पार्ट CH3COO, क्या बच गया? CH3 C डबल बॉन्ड O और O। इसको बोलते हैं एसीटेट आयन। ये एसीटेट आयन बचा और यहां से क्या बचा? H प्लस। ये जुड़ जाएगा, यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों? एसिटिक एसिड। क्या बनेगा? एसिटिक एसिड। क्या ये बात समझ में आई? अच्छा, जब मैं कार्बोक्सिलिक एसिड लेता हूं और अल्कोहल लेता हूं तो पानी निकलता है। जब मैं एसिड एनहाइड्राइड लेता हूं और अल्कोहल लेता हूं तो एस्टर तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि ये भी क्या है? एस्टरिफिकेशन। और साथ में क्या निकलता है? एसिटिक एसिड। क्या ये बात समझ में आई? सिंपल है। इस एसिड से बनने वाली एसिड एनहाइड्राइड क्या हो जाएगी? डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड से बनने वाला डेरिवेटिव भी अल्कोहल के साथ क्या बना रहा है? एस्टर बना रहा है। क्या ये बात समझ में आई? कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल के साथ एस्टर बनाता है। बात समझ में आई? कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव यानी क्या? एसिड एनहाइड्राइड, वो भी अल्कोहल के साथ क्या बनाता है? एस्टर बनाता है। बस बाय प्रोडक्ट चेंज हो जाता है। बाय प्रोडक्ट अपने आप पता चल जाएगा जब प्लस माइनस तोड़ोगे। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का एक और डेरिवेटिव है एसिड क्लोराइड, वो भी जब अल्कोहल के साथ क्या करेगा बच्चों? रिएक्ट करेगा तो क्या निकालेगा? एस्टर, और एक डेरिवेटिव निकालेगा। पहले ये रिएक्शन लिख लो, उसके बाद हम दूसरी एस्टरिफिकेशन लिखेंगे। ये भी क्या कहलाती है बच्चों? एस्टरिफिकेशन, क्योंकि इसमें फॉर्मेशन ऑफ क्या हो रहा है? एस्टर। क्या इस एस्टर में फ्रूटी स्मेल आएगी? बिल्कुल आएगी भाई, एस्टर तो एस्टर है, फ्रूटी स्मेल तो आएगी। ठीक है, पॉज कर दो। देखो अब मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्या है बच्चों? कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर मैं एक कार्बोक्सिलिक एसिड लूं ऐसे, एक रिएक्शन करके दिखाओगे जरा? PCl5 डाल दिया, देखना क्या होगा इसमें। कार्बोक्सिलिक एसिड में PCl5 डाल दिया, देखना क्या होगा? PCl5 डाल दिया, देखना क्या होगा? पता नहीं। हाँ बताओ बताओ, कराई हुई रिएक्शन है भाई। PCl5 Cl का सोर्स है, Cl का सोर्स है तो Cl नेगेटिव आएगा, तो यहां से क्या निकलेगा? कोई नेगेटिव। क्या नेगेटिव निकलेगा? OH निकलेगा। OH नेगेटिव निकलेगा तो क्या बन जाएगा? देखना, RCOCl बन गया कि नहीं बन गया? इसको हम बोलते हैं एसिड क्लोराइड। क्या बोलते हैं? एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड कैसे बना सकता हूं? एग्जांपल CH3COCl। देखना बना कि नहीं बना? अब देखो इसकी एस्टरिफिकेशन कैसे होगी बच्चों? ये एस्टर से बनने वाला कंपाउंड तो क्या बोलेंगे इसको? डेरिवेटिव ऑफ एस्टर, डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड से बनने वाला कंपाउंड, डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एस्टरिफिकेशन कर दो, देखो CH3COCl, और यहां पर क्या ले लूं मैं? इथेनॉल ले लूं। इनका एस्टरिफिकेशन कर दो। इसका एस्टरिफिकेशन पिरिडीन की प्रेजेंस में होता है। देखना जरा,
अब यहां से तो बच्चों क्या आएगा, H आएगा, क्या आएगा, H। जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो H प्लस हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा, माइनस। अगर ये माइनस है तो यहां से कौन सा बॉन्ड टूटेगा, ये वाला Cl माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो बच्चों CH3CO और यहां से जुड़ेगा OCH2CH3। देखो जरा ये क्या बन गया, एस्टर। बना कि नहीं बना, बचा हुआ हिस्सा Cl और H एक इनऑर्गेनिक एसिड बन जाएगा HCl। क्या ये बात समझ में आ गई। तो एस्टर किससे बन सकता है, एसिड क्लोराइड और अल्कोहल की रिएक्शन से, और साथ में क्या निकलेगा, HCl। तो मैंने दोबारा रिवाइज करा देता हूं, कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल मिलाया, क्या बना, एस्टर। कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव से, डेरिवेटिव हमने बनाया है क्या, एसिड एनहाइड्राइड, उससे अल्कोहल मिलाई तो क्या बना, एस्टर। कार्बोक्सिलिक एसिड का एक और डेरिवेटिव बनाया एसिड क्लोराइड, उससे क्या बनाई, एस्टर। सिंपल है, अल्कोहल से रिएक्ट करा के। देखो यहां पर मैंने कौन सा बॉन्ड तोड़ा था बच्चों, जल्दी बोलना, ये वाला। तो इससे RO नेगेटिव और H पॉजिटिव बना था। ये सारी रिएक्शन जितनी भी मैंने करी, ये इसका एसिडिक बिहेवियर शो करती हैं। क्या शो करती हैं बच्चों, एसिडिक बिहेवियर शो करती हैं। अब इस एसिडिक बिहेवियर में अगर मैं 3 डिग्री अल्कोहल ले लूं बच्चों, देखना ऐसे CH3 C CH3 CH3 और OH, ये 3 डिग्री है। अगर मैं 2 डिग्री ले लूं, देखो OH ऐसे, CH3 ऐसे और CH3 ऐसे। और अगर मैं 1 डिग्री ले लूं, ये प्राइमरी हो गई, ये सेकेंडरी हो गई और ये टर्शियरी हो गई। अगर मैं इन ब्रांचिंग वाली, इन प्राइमरी, टर्शियरी और सेकेंडरी में रिएक्टिविटी का ऑर्डर लगाऊं कि कौन सी ज्यादा रिएक्टिव होगी, किस बेसिस पर, H प्लस को निकालने के बेसिस पर, यानी एसिडिक बिहेवियर में, तो बताओ कैसे होगा। देखो आपको ये पता है कि CH3 कौन सा इफेक्ट दिखाता है, प्लस आई, कौन सा आई, प्लस आई। भाई ये इलेक्ट्रॉन देगा इसको, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, देगा। यानी इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 3 जगह से बढ़ेगी, मतलब 3 अल्काइल ग्रुप। तो मैं बोलूंगा 3 अल्काइल ग्रुप शोज प्लस आई इफेक्ट। क्या दिखाएंगे, प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन कार्बन बहुत ज्यादा, इस कार्बन पर क्या होगी बच्चों, बहुत ज्यादा। लेकिन अगर मैं बच्चों यहां से देखूं तो यहां पर 2 प्लस आई दिख रहे हैं। कितने प्लस आई हैं, 2। तो मैं बोलूंगा 2 अल्काइल ग्रुप शोज प्लस आई इफेक्ट, और इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इससे कम होगी, लेकिन वैसे क्या होगी, ज्यादा ही होगी। इससे कम होगी लेकिन वैसे क्या होगी, ज्यादा ही। यहां पर देखो सिर्फ एक ही तो अल्काइल ग्रुप रह गया, एक अल्काइल ग्रुप। अच्छा इसको मैं एक ही कर लेता हूं, CH3, अच्छा CH3 CH2 OH। ठीक है, ये एक अल्काइल ग्रुप है, 1 अल्काइल ग्रुप शोज प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। तो यहां भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो सही, बट इनके मुकाबले में क्या बढ़ेगी बच्चों, कम। सीधी सी बात है। अब एक बात देखना, मेरे को मान लो ये H निकालना है बच्चों, ये H निकालना है। ये H कब निकलेगा, जब इस ऑक्सीजन को यहां से इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। अब ये ऑक्सीजन, सोचो ये मैं हूं ऑक्सीजन, मैं इलेक्ट्रॉन क्यों लूंगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन क्यों लूंगा, मेरे पास कमी होगी तभी तो लूंगा। अगर मेरे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहे होंगे तो मैं H से इलेक्ट्रॉन नहीं लूंगा, H से इलेक्ट्रॉन नहीं लूंगा। और अगर यहां इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो मैं H से इलेक्ट्रॉन खींचूंगा कि नहीं खींचूंगा। तो एक बात बताओ, यहां से हम इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे ही तो रहे हैं बच्चों, कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन उससे खींचेगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इधर से हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो क्या ये H से इलेक्ट्रॉन लेगा, नहीं लेगा। यहां से हम इलेक्ट्रॉन दे तो रहे हैं लेकिन इसके मुकाबले कम दे रहे हैं, तो यहां से H निकालना थोड़ा आसान। यहां पर भी हम इलेक्ट्रॉन दे तो रहे हैं बट इसके मुकाबले बहुत कम दे रहे हैं, तो यहां से H निकालना और आसान है। तो इसका मतलब अगर मुझे H निकालना है तो मैं 1 डिग्री में आसानी से निकाल सकता हूं, 2 डिग्री में उससे कम आसानी से, और 3rd डिग्री में तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। क्लियर है। तो मेरी रिएक्टिविटी कैसी हो जाएगी, 1 डिग्री की ज्यादा इस केस में, 2 डिग्री की उससे कम, और 3 डिग्री की सबसे कम। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा बच्चों, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। क्या ये बात समझ में आई, या फिर ऐसे लिखो, सिंपल है। 1 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव 2 डिग्री से, और 3 डिग्री सबसे कम रिएक्टिव। क्या ये बात समझ में आई। एसिडिक बिहेवियर भी पूछा जाए
तो भी इस तरीके से क्या हो जाएगा बच्चों, 1 डिग्री का ज्यादा, 2 डिग्री का कम, 3 डिग्री का और कम, क्योंकि ये यहाँ पर 3 अल्काइल ग्रुप प्लस आई दिखा रहे हैं, यहाँ 2 और वहां सिंगल। ठीक है, चलो खड़ा हो जा भाई, ये तो देखो पता होना चाहिए क्या करना है। बच्चों एक बॉन्ड क्लीवेज होती है खत्म, दूसरी बॉन्ड क्लीवेज पढ़ते हैं, ROH। कौन सी बॉन्ड तोड़ना है, OH। कौन सा बॉन्ड तोड़ना है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का। क्लियर है। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए इसकी रिएक्टिविटी अब क्या हो जाएगी बच्चों, उल्टी हो जाएगी। इसकी रिएक्टिविटी हो जाएगी 3 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव, 2 डिग्री कम और 1 डिग्री सबसे कम, जस्ट उल्टा हो जाएगा उसका। क्लियर है। अब चलते हैं बच्चों, देखो ऐसे अगर मान लो मैं किसी भी अल्कोहल में ROH में, देखना ध्यान से, मैं क्या डाल दूं, HCl और एनहाइड्रस ZnCl2, लुकास टेस्ट। क्या ये बात समझ में आई। यहां से मैं डाल दूं PbR3 या फिर मैं डाल दूं PCl3। क्या ये बात सेम है, बिल्कुल सेम है। या फिर मैं डाल दूं Pb और Br2, वो सॉरी फास्फोरस और Br2, फास्फोरस और Br2 मिलके क्या बनाते हैं, PbR3। तो रिएक्शन सेम हो जाएगी PbR3 वाली। क्या ये बात समझ में आई। फिर मैं मिला दूं बच्चों PCl5, कोई दिक्कत। फिर मैं मिला दूं बच्चों PbR5, कोई दिक्कत है नहीं है। इसके बाद देखो SOCl2, याद करो डार्जन्स प्रोसेस है ना, ये वाली लुकास टेस्ट, ये वाली डार्जन प्रोसेस, समझ में आ रही है। फिर उसके बाद चलो और कौन सी थी, रेड फॉस्फोरस वाली हो गई। और कोई रिएक्शन, PI3 कर लो, चलो एक और कर लो PI3। देखो जरा ये रिएक्शन तो आप सारी कर सकते हो, बताना जरा ये रिएक्शन भाई। HCl एनहाइड्रस ZnCl2, जल्दी बोलो। हाँ RCl, वेरी गुड। PbR3 वाली RBR, यहाँ पर RCl, यहाँ पर RBR, यहाँ पर RCl और यहाँ पर RBR, यहाँ पर RCl प्लस HCl और प्लस SO2 गैस, है ना। अब ये रिएक्शन भूलोगे क्या, नहीं। अच्छा PbR5 हो चाहे PCl3 हो, इसके साथ और क्या निकलता था, इसके साथ और निकलता था, जैसे अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ POBR3, ठीक है, और साथ में क्या निकलता है HBr, क्या निकलेगा HBr। यहाँ पर क्या निकलेगा POCl3 प्लस HCl। अच्छा PbR3 वाले में H3BO3, ठीक है, और यहाँ पर सॉरी H3PO3 और यहाँ भी H3PO3। क्लियर है, कोई दिक्कत है। इसके बाद ये डार्जन प्रोसेस हो गई। इस वाले में बोलो R और I, कोई दिक्कत, R और I, सिंपल है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। अब इसके देखो क्वेश्चन क्या होगा, जैसे मान लो मैंने आपको CH3 CH2OH दे दिया बच्चों, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं इथाइल एल्कोहल ETOH, समझ में आ गया ETOH। अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं तो समझ जाना CH3 CH2 है। क्लियर, ET का मतलब क्या है बच्चों, CH3 CH2। क्लियर। अब देखो इसकी रिएक्शन में कर दूं PCl5 से, इसकी रिएक्शन में कर दूं PbR5 से, इसकी रिएक्शन PCl3 PbR3, कर पाओगे। SOCl2 HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, ठीक है। यहां से कर दो फास्फोरस एंड Br2, यहां से कर दो बच्चों किसका P एंड I2 या PI3, यहां से कर दो PI3, कर दोगे रिएक्शन, कर दो फटाफट से, चलो हो गया। देखो वही रिएक्शन है जो हेलो एल्केन में पड़ी थी, इथाइल एल्कोहल है तो इथाइल क्लोराइड बन जाएगा, इथाइल आयोडाइड बन जाएगा, इथाइल क्लोराइड बन जाएगा, इथाइल क्लोराइड बन जाएगा, इथाइल ब्रोमाइड बन जाएगा, इथाइल ब्रोमाइड बन जाएगा, इथाइल ब्रोमाइड और इथाइल क्लोराइड, ठीक है बच्चों। यहां से उतार लेना इनके क्या बाय प्रोडक्ट, ठीक है। इन रिएक्शंस में बाय प्रोडक्ट थोड़ा याद कर लो तो अच्छी बात है, क्योंकि कभी कभी बाय प्रोडक्ट के पूछ ली जाता है, ठीक है। चलो